बना करके जो उनकी कल्पना थी कि मेरा राष्ट्र कैसा होगा, आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है उससे बड़ी परीक्षा कोई दूसरी हो नहीं सकती। आपको किस तरह से चयन होता है, देश की उस सर्वश्रेष्ठ परीक्षा से कई बार निकलते हुए आप आते हैं, और ये कल्पना भी होती है। मैं कई बार कहता हूं, पढ़ने वाले उस छात्र की भी होती है, छात्र और छात्रा की, और उनके माता पिता की भी होती है। हर पढ़ने वाले के मन में यह होता है कि मैं उस सेवा में कैसे जाऊं, उसके लिए पूरी मेहनत करता है। और हम जब उसमें से निकल करके आते हैं तो हमें राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में, प्रदेश के बारे में, गरीब अंत्योदय के बारे में, क्योंकि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, यानी उस व्यक्ति का उत्थान जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना। आजादी से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था। उनका उद्देश्य हमारे देश की जनता पर राज करना था और किसी चीज से उनको लेना देना नहीं था। वो कैसे राज कर सकते हैं, उनके मन में वही कल्पना रहती थी। लेकिन आजाद भारत में और विशेषकर आज के इस नए भारत में हम शासक नहीं बल्कि एक जनसेवक के रूप में काम करते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। वो राज करने वाले थे, हम हमारे राष्ट्र को मजबूती देने वाले हैं। हम हमारे उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे, किस योजना से लाभ मिल सकता है। और मुझे आज खुशी है कि जिन योजनाओं राजस्थान को आवश्यकता है, मैं देख रहा था, हमारे आज उन्हीं को अवार्ड मिले हैं जो इस योजनाओं की, इस राजस्थान को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, उन्हीं योजनाओं को बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया है। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत इसी बदलाव के लिए की है, ताकि प्रत्येक लोक सेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर लोक कल्याणकारी शासन में अपना बेहतर योगदान दे सके। आपको अधिकारी होने के अहंकार से मुक्त होकर एक कर्मयोगी के रूप में काम करना होगा। कई बार हम देखते हैं, क्योंकि हम उस दिन को भूल जाते हैं जिस दिन हम मेहनत कर रहे थे उस प्रतिष्ठा और पद को पाने के लिए। हम मन में, हमारे में विचार कई तरह के आते थे, मैं बनूंगा, ऐसा करूंगा, अच्छा करूंगा, समाज के हर हित में मैं भागीदारी बनूंगा। लेकिन बाद में उसकी स्थिति बदल जाती है। कहावत है ना, एक कहावत है कि काम परे कुछ और है और काम पछे कुछ और। यह कहावत हो जाती है। उस काम से पहले कुछ और बात होती है और काम होने के बाद कुछ और बात हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्मयोगी की परिभाषा देते हुए उस काम को करना होगा, यह उन्हें संदेश दिया है। जब कोई गरीब किसान, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई बेरोजगार युवा अपनी समस्याएं लेकर आपके कार्यालय में आए तो वहां से वो निराश ना लौटे। और निराश लौटने का कारण भी हम सभी को पता रहता है। उसके जीवन में हम क्या दे सकते हैं? हो सकता है आपके शब्दों से ही उसके अंदर ऐसी ललक पैदा हो जाए कि उसका जीवन आगे बढ़ जाए, वो जो बनना चाहता है वो बन जाए, सिर्फ आपके दो शब्दों से। इसलिए उसको हमें कैसे आशा के रूप में उसको भेजना है। आपकी कुर्सी का महत्व आपकी शक्तियों के साथ आपकी संवेदनशीलता और सेवा परमो धर्म की भावना से तय होना चाहिए। राजस्थान के देवतुल जनता ने जब हमें जनादेश दिया तो हमने कुछ कड़े और बड़े संकल्प लिए थे।
ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो संकल्प होते हैं, उन संकल्पों के साथ कार्य योजना, कार्य योजना के साथ उसकी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के करके उसका परिणाम, परिणाम के बाद उस काम को पूर्ण रूप से दे करके हम कैसे उस व्यक्ति को, जिसको हम चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली आए, हम उसको कैसे कर सकते हैं। मित्रों, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सभी हमारे अधिकारीगण उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 25 योजनाएं हमारे राजस्थान की ऐसी हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अभी सीएस महोदय बता रहे थे 11 योजनाओं में हम देश में पहले नंबर हैं। पांच योजनाओं में हम दूसरे नंबर हैं और 9 योजनाओं में हम तीसरे नंबर हैं। यानी कि 25 योजनाओं में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर हैं। उसमें आपका ये समर्पण, आपका सरकार के प्रति आपकी जो कर्मनिष्ठा है, वो पूरी तरह से दिख रही है। कभी कभी मैं एक बात और कहता हूं कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है और कभी कभी मैं विचार भी इस बात पर करता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जितने पढ़े लिखे होते हैं वो उनके ऊपर होके निकलती है, ऊपर होके निकलती है। हमें जो गरीब का, बुजुर्ग का, बल्कि हमारे माता पिता का, जो हमारे अंदर संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जब ये सुनकर के मैं देखता हूं तो मन में बहुत बड़ी चिंताएं होती हैं। क्योंकि विदेशों में हो सकते हैं वृद्धाश्रम, लेकिन ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हम हमारे माताजी, पिताजी, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवारजन, उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं? कई बार हम पाश्चात्य संस्कृति के उसमें आकर के, पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान लेना अच्छी बात है, हम वहां जाकर के देखें अच्छी बात है, लेकिन हम उसके चक्कर में आकर के हमारी संस्कृति का उपहास करते हैं। मित्रों, शांति की खोज में लोग भारत आते हैं। भारत में जो शांति मिल सकती है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हम हमारी शांति को छोड़ के अशांति की तरफ देखते हैं, हम उनकी होड़ करते हैं, हम उस पर विमर्श करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विमर्श करना ही सबसे ज्यादा घातक है। हम किसी के बारे में, ऐसे शिक्षण संस्थान के बारे में हो या उन देशों के बारे में हो जिनमें विमर्श करने में भी हमारी पीढ़ी को नुकसान होता है, मित्रों इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके विमर्शों में हमारी संस्कृति नहीं है, हम कहीं मेहमान नहीं। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां स्थिति खराब हो रही है, आज अगर मैं गांव के उस बुजुर्ग को, गरीब को, संवेदनाओं को वहां हम देख सकते हैं, पड़ोस के भी मिलेगी, गांव के भी मिलेगी, गांव के कोई भी व्यक्ति होगा उसके अंदर होगी, गरीब की होगी, वो अपनी एक दिन की दाढ़ी छोड़ करके भी परोपकार के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूं कि जिन लोगों को परोपकार के लिए थोड़े सहारे की जरूरत होती है वो उसको नहीं दे पाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, कुछ चीजें विमर्श की जो होती हैं उनको कहां करना चाहिए, हमारे विमर्श की कहां तय करनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हमारे को, हमें कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि लोग आपका अनुसरण करते हैं,
आप जो कहते हैं उसमें विश्वास है, आपका अनुभव है, आपने जो पद हासिल किया है उसकी गरिमा है। इसलिए आप जो भी कुछ मुंह से वाक्य कहते हैं, आने वाली पीढ़ी या लोग उसका अनुसरण करते हैं, और जब अनुसरण करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? कहीं कोई दिशा गलत तो नहीं है, कहीं किसी और दिशा में जा रहा हो। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे विमर्श और हमारी संस्कृति, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरासत और विकास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारी विरासत यही है, हमारी विरासत हमारी संस्कृति है, वो हमारी पूंजी है। हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं, आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ था। परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक नासूर बन गया था। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम एसआईटी गठन करने का किया, और आज मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत से, आपके जज्बे से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, और 350 से ज्यादा पेपर हो गए। राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे पुलिस अधिकारियों ने शानदार काम करते हुए अपराधी और माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाना शुरू कर दिया। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितना भी कोई बड़ा हो, हमारी सरकार में बचेगा नहीं। मुझे आप सभी से स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की अपेक्षा है। आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हमारे किसी भी अधिकारी के पास आता है, उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं आपसे बहुत होती है, बहुत होती है। हमें उनकी इच्छा और अपेक्षाओं पर खरा उतरना बहुत आवश्यकता है। नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने महिलाओं के लिए राजीव का के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का जो काम किया है, उसमें राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा करता हूं कि आम आदमी में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना सुदृढ़ होनी चाहिए। साथ ही अपराधियों में भय होना चाहिए, ताकि अपराध को घटित होने से रोका जा सके और नियंत्रण किया जा सकते। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने देखा है कि जब प्रशासन खुद चलकर गांव-गांव जाता है तो कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं जब प्रशासन गांव के संग जब मैं 2-3 कार्यक्रमों में गया, मैंने उनको नाम शुद्धिकरण के, बंटवारे के, नामांतरण के उनके केस देखे। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरे नाम 35 साल में शुद्ध हुआ है। उस अभियान के अंदर 35 साल के अंदर मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे नाम को क्या हो गया? नाम को क्या हो गया? उसके नाम में गांव की भाषा का और स्कूल का दोनों में अंतर आ गया। उसको नाम बने सिंह था, गांव में बन्ने कहते थे। वो राजस्व रिकॉर्ड में बन्ने हो गया, बल्द फलाने, और उसका नाम कागजों में बने सिंह हो गया। अब इस थोड़े से उसमें वो कह रहा है कि मेरे को 35 साल हो गए, 35 साल में जाकर के मेरा नाम अब ठीक हुआ है। मेरे मित्रों, में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये छोटी छोटी त्रुटि होती है। गांव में व्यक्ति छोटी छोटी बातों से इतना परेशान हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा उसको बुला करके उसकी बात सुनेंगे तो वो ऐसे काम है कि उनको आप वहां कर सकते हैं। ये एसडीएम लेवल पर काम हो सकते हैं, कलेक्टर लेवल पर काम हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण
वो कई सालों तक परेशान होता है और उस परेशानी का कारण हम बनते हैं उसका। वो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो अपना कुछ लेना चाहता है, खेती पर अगर कुछ करना चाहता है, मकान पर लेना चाहता है, कागज में कुछ है और उसमें कुछ है उसके खाते में, तो उसको दिक्कत आती है। इसलिए हम इन सारी बातों को भी हमें समाज से जुड़ करके संवेदनाओं के साथ, उसके लिए वो हमारे लिए छोटा काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ा काम। वो आया, वो कहा था मेरा 35 साल के अंदर मेरा ये काम हो, बंटवारे के काम है। वो आए मेरे पास, हम 20 साल से लड़ रहे हैं, बंटवारा नहीं हो रहा था। आज हमको बैठा के समझाया, एसडीएम साहब ने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा, तो हमारा काम हो गया और अब हम ठीक प्रकार से हमारा बंटवारा हो गया है, हम इसको कर पाएंगे। छोटे छोटे काम है। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ 100% पात्र लोगों तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। ये योजना किसके लिए है? चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, क्या केंद्र सरकार से पैसा आया, राज्य सरकार से पैसा आए, वो लगेगा तो जमीन पर ही, वहीं जाएगा। अगर योजना है तो योजना नगर निकाय के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से नीचे जानी है। तो हमारा फोकस वहां होना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान, दिव्यांग, उनको उनकी जो योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर उनका लाभ उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे विकसित गांव, विकसित जिला, विकसित प्रदेश, विकसित देश में हमारे भागीदारी बनेंगे। देखिए, आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए योजना है, धीरे धीरे योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आर्थिक स्वावलंबन बने, उसकी स्थिति कैसे मजबूत हो, इसलिए योजना चलाई जाती है। हम उस विचारधारा के भाग हैं जो विरासत और विकास को साथ लेकर के चलते हैं। आप सभी ने देखा है, राजस्थान में हाई स्पीड एक्सप्रेस, सोलर पार्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल भी बिछा रहे हैं। राजस्थान के विकास में निवेशकों का आकर्षण करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि राइजिंग राजस्थान हुआ, पहली साल किया, आप सभी की मेहनत थी, सभी डिपार्टमेंटों की थी, और सभी डिपार्टमेंटों ने जितना है उतना किया। एमओयू हुए, धरातल पर भी उतरे, लेकिन उनको जो हमने किए हैं उनको कैसे धरातल पर उतर सकते हैं, ये बिना हमारे इनिशिएटिव के नहीं उतर सकते हैं। हमें किससे बात करनी है? हमें वहां के उद्योगपतियों को बुलाना है। वोकल फॉर लोकल को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारा पहले गांव में हर सुविधा होती थी, सब कुछ बनता था, और आज भी मैं कह सकता हूं कि वोकल फॉर लोकल का अगर ठीक प्रकार से उपयोग करें तो हम हमारे गांव को, हमारे कस्बे को स्वावलंबी बना सकते हैं। कभी कभी मैं कहता हूं, और आज भी जो हमारा विकसित ग्राम और विकसित बाढ़ का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, 19 मार्च से जो प्रारंभ हुआ और हमारा 20 मई तक जो चलेगा, उसमें यही हमने कहा है कि हमारे गांव के विकास की कल्पना कौन करेगा, हमारे निकाय के विकास की कल्पना कौन करेगा। विकसित भारत 2047 में जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा, हमारे निकाय का विकास नहीं होगा, तब तक संभव है क्या? हमें वहां की अर्थव्यवस्था कैसे हमको बढ़ानी है, वहां की उपयोगिता क्या है, वहां का लोकल प्रोडक्ट क्या है। हमारे यहां राजस्थान हर क्षेत्र से आगे बढ़ सकता है। हम देखते हैं कि हमारे मिनरल 85 प्रकार के मिनरल किस किस जिले में निकलते हैं और वहां क्या क्या बन रहा है, कृषि के क्षेत्र में क्या उत्पादन हमारा हो रहा है। हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारा गांव में क्या धंधा चलता है, क्या बन रहा है। हमारी मार्बल हो या स्टोन की, कोई भी स्टोन हो, उसकी मूर्ति कहां बन रही है।
हमारा पर्यटन स्थल कौन सा है जो हमारे वहां लोग देखने आएंगे तो उससे हमारे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी संभावना है। हमने उस ग्राम और बाढ़ में सबको लिया है, ग्राम विकास और बाढ़ विकास के अंदर हम चाहते हैं कि वहां कैसे आर्थिक समृद्धि हो। हमारे यहां मेथी पैदा कहां होती है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगे, सरसों पैदा कहां होती है, दलहन पैदा कहां होता है। हमारा अगर गंगानगर के किन्नू होता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट किन्नू की अगर गंगानगर हनुमानगढ़ में लगेगी तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर अनार की हमारी बालोतरा बाड़मेर में लगेगी तो वहां का हमारा उद्धार होगा। अगर खजूर हमारा जैसलमेर के अंदर पैदा होता है तो किसानों को और मोटिवेशन कैसे किया जाए, तो वहां हमारा जो दुबई से खजूर है उससे अच्छा खजूर हमारे यहाँ होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ धनिया पैदा होता है, जीरा पैदा होता है, ईसबगोल पैदा होता है, मेहंदी पैदा हमारे यहाँ होती है, अमरूद पैदा हमारे यहाँ होता है, मिर्ची पैदा होती है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ उत्पादन होता है। मिनरल से, उत्पादन से, पर्यटन से, हमारी डेयरी के क्षेत्र में 90-95 लाख दूध हम पैदा करते हैं, 45 लाख लीटर को ही हम काम में लेते हैं, बाकी इधर उधर जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके ज्यादा से ज्यादा हम उस दूध का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डेयरी के क्षेत्र में हम कहाँ का डेयरी बना सकते हैं, हमने उसमें पूरा ग्राम विकास और बाढ़ विकास में लिया है। रीति के माध्यम से हम उन सभी को फोकस करते हुए हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो इसके लिए हम काम करें। अब इसके लिए आप सबको बैठ करके सोचना होगा। कलेक्टरों को मत सोचना पड़ेगा, वहां संभाग आए तो उनको मीटिंग लेनी पड़ेगी या अधिकारी संबंधित विभागों से बातचीत करनी पड़ेगी। हम बातचीत करेंगे तो कई विषय निकल करके आएंगे। हमने एक ग्रुप भी बनाया है, सीएस साहब के उसमें एक ग्रुप बनाया है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े ऐसे काम है उनको हम कैसे लाइन अप कर सकते हैं। कहां बिजली की आवश्यकता है गांव में, 5 साल बाद कितनी आवश्यकता होगी, तो क्या आज ही हम उस ट्रांसफार्मर बात करके हम पहले 25 का लगाते हैं, क्यों वहां 50 का क्यों नहीं लगाते। हम एजुकेशन, चिकित्सा में क्या लोग पढ़ना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक है, आने वाले 5 साल 10 साल में 15 साल में क्या आवश्यक होगा। विकसित भारत 2047 तो हुए कि जो उनकी आवश्यकता को देखते हुए एक हमारा रोड मैप, पूरा ग्राम पंचायत गांव और निकाय का पूरा रोड मैप हमारा बने, उसमें हम सारी छोटी छोटी बातों को समाहित करें। हमारा पर्यावरण कैसे ठीक हो सकता है, हमारे चारागाह कहाँ हैं, उन चारागाहों को हम कैसे डेवलप करें, उनमें पर्यावरण के लिए हमें क्या क्या लगाने में, पौध कौन सी लगती है, पौधा कौन सा लगता है, वहां की एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है और वहां क्या लग सकता है, किसान को कैसे फायदा पहुंच सकता है, किसान की प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उसको कैसे हम लाभ दे सकते हैं। यह संपूर्ण चर्चा अगर होगी तो निश्चित रूप से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सपना देखा था वो यही था, क्योंकि आप 2 लोग हैं जो देश की पहली परीक्षा पास करके इस सेवा में आते हैं। एक्सपर्ट किसको कहते हैं? जहां अपने अपने क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपका अनुभव है, विशेषकर मैं जो सीनियर में उनसे भी कहना चाहता हूं, चाहे वो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, विभिन्न सेवाओं से आए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपके अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को कैसे मिले, आम जन को कैसे मिले, कभी इस बात पर हमने विचार किया है? देखिए, आपके पास सोचने को बहुत कुछ है और उसमें भी आप जितना सोचेंगे वो भी कम है। ब्रांड पूरा सोचे, हम उस पर चर्चा करें,
चर्चा करके हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आपसे इतना आग्रह है कि निश्चित रूप से आप अगर चर्चा करेंगे तो एक परिणाम, सार्थक परिणाम आएंगे। हम अभी 25 योजना में आ गए, हम आगे और योजना में हो जाएंगे। आपसे मेरी अपील यह भी है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल कागजों तक सीमित ना रखें, बल्कि प्रोजेक्ट को धरातल पर साकार रूप दिया जाए। पत्रावलियों का निस्तारण भी आवश्यक, अनावश्यक विलंब नहीं हो। यह भी एक दिक्कत है, समय पर काम नहीं होता है, वो भी परेशानी। और अभी मैंने सीएस साहब ने काम को काफी आगे बढ़ाया है, क्योंकि समन्वय और टीम वर्क से ये काम होता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे जो विभाग है, संबंधित विभाग है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, कि वहां से फाइल चल के यहां आएगी, फिर यहां से वहां जाएगी, पूरक है। उनकी एक पूरी 4-5 उन विभाग के लोगों को बैठा करके एक समिति बनाई जाए, उसमें लेट होने का कारण भी लिखा जाए कि किस कारण से लेट हो रही है। अगर उसमें कहीं कोई लीगल है तो उसको भी ठीक किया जाए कि उसको कैसे ठीक प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि लेट होना लागत भी बढ़ाता है और समय पर काम नहीं होता है तो अपने आप उसकी लागत बढ़ जाती है और उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हर योजना हमारी समय पर पूरी हो, इसके लिए भी हमें काम करना है। जब तक सभी विभाग, चाहे वो पंचायत राज हो, महिला बाल विकास हो, समाज कल्याण हो, एक टीम के रूप में काम नहीं करेंगे, हम कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी जैसी बीमारियों को जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। हमें इनको साथ मिलकर के काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर विभागों के बीच बेहतरीन समन्वय स्थापित हो। अच्छा अधिकारी वही है जो संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के से समन्वय कर समस्या का समाधान करे। मैं विकसित भारत 2047, जब हमारे देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। उस विकसित भारत में राजस्थान की भूमिका अग्रणी हो, वो कैसे हो सकती है? हम नवाचार क्या कर सकते हैं? दूसरे राज्यों में हम हर विभाग का देखें कि हम क्या, वो हमसे आगे हैं, किस क्षेत्र में हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर जब आप इतना सोचेंगे, उनसे लेंगे, तो आपके मन में और ज्यादा कल्पना आएगी कि इसमें तो अच्छा ये भी हो सकता है, तो हमें वो भी करना चाहिए। हमें एक ऐसा विकसित राजस्थान बनाना जहां हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनेगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, सशक्त होगी, हमारे युवाओं के हाथ में कौशल हो, रोजगार के असीम अवसर हो। यह सपना केवल राजनीतिक मंचों से दिए भाषणों से नहीं होता। यह सपना पूरा होगा आपकी कलम से, यह सपना पूरा होगा आपके दौरों से, आपकी फील्ड विजिट से, आपके द्वारा किए गए न्यायपूर्ण निर्णयों से। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी सहभागिता, आपकी प्रतिदिन की रिपोर्ट आप अपने आप की बनाइए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी जब अवार्ड की बात हो रही तो मेरे मन में एक बात आई थी कि हमें हर सेवा से, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, और हमारे विभिन्न विभागों से आने वाले अधिकारी हो, इसमें हमें सभी का स्वयं का लिखित, स्वयं का लिखित, किसी और का नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कई क्षेत्रों में कहा है कि स्वयं से बड़ा कोई नहीं है, और जब स्वयं अपनी कलम से लिखता है तो उसमें आत्मविश्वास भी होता है, उस काम का पहचान भी होती है और उस काम की ऊर्जा भी होती है। इसलिए हम चाहते हैं विभाग का हर अधिकारी, कोई भी लेवल का हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, विभिन्न सेवाओं का हो, वो अपना एक पूरा परफॉर्मा स्वयं का भरे कि मेरे जीवन में मैं जब ये गया था, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, उनका पूरा कलेक्शन हो। और मैं इसमें चाहता हूं
कि आपका 21 अप्रैल के दिन ही 26 जनवरी तक वो आपके पेपर पूरे वो हो जाए। मैं सीएस साहब से कहूंगा कि इसकी एक पूरी कमेटी बनाए और स्वयं उसको लेके उसका आंकलन करें, उसकी रिपोर्ट मंगाए, जो आप लिख करके दे रहे हैं उसकी पूरी आना चाहिए। और उसमें जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाए, उनको आज के दिन उनको अवार्ड दिया जाए, और वो भी इस तरह से हो उसमें कि जो उसने काम किया है। और मैं चाहता हूं उसमें, ये तो आपका चल ही रहा है, लेकिन उसमें दो व्यक्तियों का, एक दो व्यक्ति का मैं सीएस साहब से कहूंगा कि उसमें, जिससे कई लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो पटल पर आते नहीं, वो दिखा नहीं पाते, कोई भी पेपर दे नहीं पाते, ऐसे बहुत गुमनाम है। हम चाहते हैं ऐसे जो हमारे भाई बहन हैं सिविल सेवा के अंदर, उनको भी इस तरह का मौका मिले और इस तरह का काम उनका हो कि जो पूरा अपने आप स्वयं बना करके दें और उसका आंकलन करते हुए कमेटी करे और उनमें से छांट करके अवार्ड दिया जाए, तो उनके मन को यह विश्वास होगा कि मैंने ये काम किया है और इसके आधार पर मुझे ये मिला है, उसको पूरी तरह से दिया जाए। आज मैं इसकी भी घोषणा करता हूं, क्योंकि काम करने वाले को सम्मान मिलना चाहिए उसके जीवन में। क्योंकि कभी कभी उसके मन में आता है कि मैंने तो किया नहीं, मैंने तो दिया नहीं, इसलिए मेरा नंबर तो आया ही नहीं। मैंने कई को देखा है और मेरे मन में ये भाव कैसे आया वो भी मैं बता दूं आपको। एक अधिकारी है, नाम नहीं लूंगा मैं, जब उनके पास कुछ विद्यार्थी आए, उन्होंने उस स्कूल में जाकर के उनकी फीस जाके भर दी, उन्होंने चुप से उनको गोद ले लिया, उनकी ड्रेस से लेकर के, क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ना चाहते थे, सरकारी में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट में तो लगती है। उन्होंने कहा मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं। उसने आज तक किसी को नहीं बताया और उन्होंने उन बच्चों के लिए पूरा 5वीं 6वीं से शायद उन्होंने लिया था, उनकी पूरी परवरिश एक अधिकारी ने उनकी की है, पूरी परवरिश की है। और उन्होंने जाकर उनको कहा कि ये किसी को बताना नहीं है, उन्होंने कहा ये किसी को कहना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके भी जीवन में कई तरह के ऐसे लोग आएंगे और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने परोपकार की, पूरी तरह से ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया है। कई बार हम देखते हैं कई बुजुर्ग आते हैं, कईयों को मैंने देखा है, उन बुजुर्गों को कैसे वो बुजुर्ग वहां जाकर के सारी बात कहते हैं। कहीं कोई टकरा जाता है, उसकी घर की व्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में कहता है तो उसको सहयोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं अच्छे काम सामाजिक क्षेत्र में भी करते हैं, अब अच्छे काम अपने जिस पोस्ट पे होते हैं उस पोस्ट पर भी करते हैं। ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने भीतर के उस युवा को याद करें जिसने सालों साल पहले कड़ी मेहनत करके इस प्रतिष्ठित सेवा में आने का सपना देखा था। जब ये आप सोच लेंगे, जब उस युवा के रूप में जब आपकी उम्र 22 साल 23 साल 20 साल की होगी और आप कोचिंग के लिए कुछ विशेष टीचरों के पास कहीं कोई हमें हमारा लिटरेचर को मिल जाए उसके लिए आप परेशान हो रहे होंगे। अगर उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उस दिन की कल्पना आपके मन में आएगी, उस कल्पना को सजो करके आप समाज के काम उनमें करेंगे। आपने ये सब केवल सुख सुविधा के लिए नहीं चुनी,
थी, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ चुनी थी। उस जज्बे को भी कभी कमजोर नहीं होने देना है। आज आप सभी ये संकल्प लें कि अपने पद, अपनी गरिमा, अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा से साथ करें। मुझे आप सभी की, आपकी कर्तव्यनिष्ठा और आपकी मेधा पर पूरा भरोसा है। आइए हम सब मिलकर लोक कल्याणकारी सरकार के विकसित राजस्थान के सपने को साकार करेंगे। आप सभी को सिविल सेवा दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।